ओम शांति। आज हम हैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में और आज हमारे साथ हैं पीस ऑफ माइंड टीवी के प्रोग्रामिंग हेड बीके वेणुगोपाल भाई जी। बीके वेणुगोपाल भाई जी बहुत सालों से यज्ञ में समर्पित हैं। ये योग के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं और पिछले कई वर्षों से इन्होंने डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए आज जाने बीके वेणुगोपाल भाई जी से एक परफेक्ट हेल्थ के कुछ टिप्स और कैसे संपूर्ण स्वस्थ रहा जाए। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य होता क्या है। संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात तन से मन से हमेशा स्वस्थ रहें। और दूसरा, संपूर्ण स्वास्थ्य उसे कहेंगे शरीर में मन में कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो और कोई भी प्रकार की दर्द की महसूसता भी ना हो, उसको हम संपूर्ण स्वास्थ्य कह सकते हैं। भाई जी, संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानियां क्या होती हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम अपनी जीवन शैली से समझ सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ है या नहीं है। तो उसकी निशानियां अभी मैं आपको कुछ पीपीटी के द्वारा दिखाते रहूंगा। सबसे पहला, अच्छी और गहरी नींद। मेन नींद ही जो है स्वास्थ्य का आधार है। अगर नींद हमारा अच्छा नहीं रहता है तो शरीर का हीलिंग अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे अगर हमारा नींद पूरा नहीं होता है तो हम काम भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से शरीर का कोई भी अंग भी, अगर आपको संपूर्ण नींद नहीं मिलता है तो आपको हर अंग की उसकी रेस्ट का टाइम कम होने के कारण से वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं और ये बीमारी का एक कारण बनता है। इसलिए अगर अच्छी नींद आपको आ रहा है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ है। उसी प्रकार से दूसरा है आपका आसान शौच। सबसे पहली बात है, सुबह सुबह जो हमारा दिनचर्या शुरू होता है उसमें जो सुबह सुबह हमारा मोशंस होते हैं वो सहज तरीके से हो, ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होता है। अक्सर वर्तमान समय जो सभी को कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सुबह सुबह मोशंस के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आधा आधा घंटा बाथरूम में बैठना पड़ता है, न्यूज़पेपर लेके बैठना पड़ता है, चाय पीना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, पैदल करना पड़ता है। एक सुबह सुबह एक युद्ध शुरू हो जाता है। संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जो है वो शौच की प्रक्रिया, जिसे मोशंस कहे, वो सहज रूप से कर पाता है तो समझो वो संपूर्ण स्वस्थ है। अर्थात हम 1 मिनट से कम समय में अगर हम हल्का हो पाते हैं तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ है, हमारा पेट का सिस्टम ठीक है। उसी प्रकार से भूख लगना। बहुत लोगों को सुबह सुबह भूख नहीं लगता है। भूख सुबह सुबह अगर आपको नहीं लग रहा है, ये भी बीमारी का निशानी है। क्यों आपको भूख नहीं लगता है? क्योंकि रात का आपका हजम नहीं हुआ होगा, दूसरा या पेट आपका सफाई नहीं हुआ होगा। ये दो मूल कारण है। तो संपूर्ण व्यक्ति का निशानी है सुबह 8 से 9 के बीच में उसको अच्छा भूख लगना चाहिए। उसके अलावा दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर अच्छी भूख लगनी चाहिए। तो ये संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। उसी प्रकार से वजन हाइट के अनुसार हो। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपका 5 फुट हाइट है, अगर फीमेल है तो उनका वेट 50 होना चाहिए, मैक्सिमम 60 होना चाहिए। 60 का ऊपर अगर फीमेल का वेट ज्यादा है, 5 फुट से हाइट है, तो उनको आप अस्वस्थ कह सकते हैं, मोटापा कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर भाई 5 फुट हाइट है या 6 फुट हाइट है, 6 फुट हाइट है भाई समझो, तो उनका वेट 60 to 70 होना चाहिए। 70 से अधिक है, अधिक वेट ही बीमारी का मूल कारण होता है। जितना शरीर में फैट और मसल्स एक्स्ट्रा होते हैं उतना शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ये फैट ही कई बीमारियों का कारण बनता है। स्वस्थ व्यक्ति की दूसरा निशानी है चमकदार चेहरा। हमेशा उनका चेहरा चमकदार होगा, फ्रेश होगा, आलस्य से मुक्त होगा। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, आप कोई भी काम शुरू करे, कोई काम करना है तो व्यक्ति तुरंत कहे हाँ चलो करेंगे। अगर अस्वस्थ हैं, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बाद में करेंगे। तो इस स्वस्थ व्यक्ति की सबसे पहला निशानियों में से यह है कि वो हमेशा रेडी रहेगा, आलस्य मुक्त रहेगा। और एक निशानी है दर्द रहित रहेगा। शरीर में कोई भी प्रकार की दर्द नहीं होगा। हड्डियों में दर्द, कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, मसल्स में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सभी प्रकार के दर्द
से मुक्त रहेगा तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जो संपूर्ण स्वस्थ है वो व्यक्ति हमेशा हर्षित मुख रहेगा, खुशनुमा रहेगा। जो संपूर्ण स्वस्थ अर्थात केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उसमें गिनती किया जाता है। जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचेगा वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ सोच भी होना चाहिए, तो इस संकल्पों का ऊपर भी हमारा स्वास्थ्य का आधारित होता है। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ है। भाई जी, आज की डेट में हम देखें तो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जहां देखो रोगी बहुत हॉस्पिटल्स भरे हुए नजर आते हैं। तो रोग क्यों होता है और ये रोग है क्या बेसिकली? अगर रोग का एक संपूर्ण शब्द में, अगर एक वाक्य में अगर सही एक्सप्लेनेशन दे, रोग अर्थात एक असामान्य स्थिति, शरीर के आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह के अवरोध। शरीर में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो यहाँ आत्मा जो शक्ति स्वरूप है, यहाँ से पूरे शरीर में ब्रेन के और नर्वस सिस्टम के आधार पे वो कंटिन्यू एनर्जी का फ्लो करता रहता है। उस एनर्जी का कहाँ भी एक जगह भी अगर फ्लो कम हुआ तो वहां रोग उत्पन्न होता है। अगर हार्ट में अगर एनर्जी कम फ्लो हो रहा है तो आपकी हार्ट अच्छा काम नहीं करेगा, तो हार्ट बीमार पड़ जाएगा। उसी प्रकार से लंग्स में और घुटनों में, नसों में, जहां भी आपकी ऊर्जा की जो आत्मिक ऊर्जा है, आत्मा की शक्तियों का प्रवाह कम होता है, वहां रोग उत्पन्न होता है। तो रोग का एक दो लाइन में अगर हम कहें तो हम शरीर का अंदर की जो ऊर्जा के प्रवाह का अवरोध को हम रोग कह सकते हैं। भाई जी, जैसा आपने अभी बताया कि हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो अगर एक स्मूथनेस के साथ चले तो हम बीमार नहीं होते, और जहां भी एनर्जी फ्लो रुक जाता है वहां पे बीमारी का जन्म होता है। तो इसके अलावा भी और कोई कारण होते हैं क्या? टॉक्सिन्स, अगर शरीर के ऊर्जा के प्रवाह की कमी होती है तो शरीर में टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, और टॉक्सिन्स जो है बीमारी का मूल कारण बनते हैं। तो टॉक्सिन्स जहां जहां जमा हो जाता है वहां वहां आपको बीमारियां उत्पन्न होते हैं। भाई जी, अभी आपने बताया कि टॉक्सिन्स बहुत एक बड़ा कारण है एक बीमार होने का, शरीर बीमार करने का। तो टॉक्सिन्स बनते कैसे हैं शरीर में? टॉक्सिन्स बनने का कई कारण है, तो उसमें हम सबसे पहले ये समझे कि टॉक्सिन से होता क्या है। टॉक्सिन्स जहां जमा हो जाए, अगर आप देखो हार्ट में जमा हो गया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। टॉक्सिन अगर घुटनों में जमा हो गया है तो आपको नी पेन हो जाएगा। अगर आपके पैंक्रियास में जमा हो गया तो पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं करेगा, जिससे आपको डायबिटीज हो जाएगा। अगर टॉक्सिन्स शरीर में, मसल्स में या सेल्स में टॉक्सिन्स जमा हो जाता है तो उससे स्किन का आपको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसे भी बीमारियां भी आ सकती हैं। उसी प्रकार से अगर टॉक्सिन्स किडनी में जमा हो गया तो किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसमें किडनी का प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, किडनी में स्टोन्स भी जमा हो सकते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स के कारण से कई प्रकार की बीमारियों का मूल कारण ही है टॉक्सिन्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉक्सिन्स बनते क्यों है, टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण क्या है। सबसे पहला है टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण विरुद्ध आहार। हमें पता ही नहीं है, हम हर दिन विरुद्ध आहार खाते जा रहे हैं। विरुद्ध आहार मतलब जिसका एक दूसरे के साथ मेल नहीं। जैसे आपको किसी के साथ बनता नहीं है तो आप उनके साथ काम करना आपको मुश्किल होता है, उसमें टेंशन भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो ओवरऑल आपके समय वेस्ट जाएगा, आपके आउटपुट नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हम जब विरुद्ध आहार खाते हैं तो शरीर को भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है उसको हजम करने के लिए। तो विरुद्ध आहार है टॉक्सिन्स बनने का सबसे पहला कारण है। उसी प्रकार से दूसरा कारण है अधिक खाना खाना। हम जब खाना अधिक खाते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं, उससे शरीर को हजम करने में लंबा समय लगता है, तो वो भी टॉक्सिन्स बनने का एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जल्दी जल्दी भोजन करना। जब हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो मुंह में जो लार है उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो हम वो खाना जल्दी अंदर भेज देते हैं, तो जल्दी जल्दी खाने के कारण से हजम अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो भी टॉक्सिन्स बनने का एक कारण बनता है। दूसरा है बिना भूख का खाना खाना। हम अक्सर खाना खाते हैं, सोचते हैं कि समय पे खाना खाना चाहिए, टाइम हो ना हो, आपको भूख लगे नहीं लगे, टाइम अनुसार खाना खाते हैं। डॉक्टर बोलते भाई टाइम अनुसार खाना खाओ। कभी भी आपको भूख नहीं है तो खाना खाना नहीं चाहिए। आप खाना इतना ही खाओ जो टाइम पे भूख लगे। अगर टाइम पे भूख खाना है टाइम पे, अच्छी बात है, मगर आप नाश्ता इतना करो जो दोपहर के टाइम पे भूख लगे। अब दोपहर में भोजन इतना करो जो शाम को चाय के टाइम पे आपको भूख लगे। शाम को इतना ही हल्का सा कुछ लो जो आपको 7-8 बजे भूख लगे।
तो हम बिना भूख का खाना नहीं खाना है। अगर कोई अधिक खाना खाया तो उसको थोड़ा स्किप कर दे। तो ये बिना भूख का खाना खाना से भी टॉक्सिन्स बनते हैं। भोजन के साथ अगर हम अधिक पानी पीते हैं वो भी टॉक्सिन का कारण बनता है, क्योंकि भोजन के साथ अगर अधिक पानी पीते हैं तो उसमें उसका केमिकल्स डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे भोजन आपको अच्छा सा हजम नहीं होता है। भोजन के साथ कभी भी अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। पानी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं। पूरी भोजन में अगर हम देखा जाए तो आधे गिलास पानी पी सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। अधिक पानी पीना जिससे डाइजेशन पावर कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाते हैं केमिकल्स, तो ये भी टॉक्सिन का कारण बनता है। टॉक्सिन्स बनने का और एक कारण है वो है एक साथ कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एक साथ खाना। रोटी भी, चावल भी, दाल भी, सब्जी भी, पकौड़ा भी, 10 प्रकार की चीजें अगर एक साथ खाते हैं तो भी आपको शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, आपकी हाजमा कम होने के कारण से। टॉक्सिन्स बनने का और एक कारण है वो है फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। जितना हम फैक्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं उतना हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स है, वो फूड नहीं है, प्रोडक्ट है वो। और उसको देखिए, आप अगर सुबह रोटी बनाते हो, शाम तक रोटी अगर आप रात तक खाना तो बासी हो जाता है, स्मेल आ जाता है। मगर फैक्ट्री में कब बिस्किट बना, कब चॉकलेट बना, आप एक 6 साल 6 मास के बाद, 1 साल के बाद भी आप खा रहे हो। तो उसके लिए उसको प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। वो सेल्स का लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। जो भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। जितना हम प्रिजर्वेटिव खाना, फैक्ट्री खाना खाएंगे, जितना केमिकल्स खाएंगे, उतना शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार से टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण तामसिक भोजन भी होता है। जितना हमारा भोजन तामसिक होगा उतना हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनेंगे। ये है शारीरिक कारण। उसी प्रकार से टॉक्सिन्स बनने का मानसिक कारण भी होते हैं। वो है अधिक सोचना। अगर हमारा सोच अधिक चलता है, बहुत थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, जिससे शरीर के अंदर कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर में टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर आप अधिक सोचते हो, क्रोध करते हो, किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक सोच के कारण से भी शरीर में कई प्रकार के गलत केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ब्रेन से, उससे भी शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। जैसे क्रोध करते हैं तो उस समय जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो शरीर के हर अंग को डैमेज करते हैं। तनाव तनाव भी एक कारण है टॉक्सिन्स बनने का। हम अगर अधिक तनाव में रहते हैं तो शरीर में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, वो भी टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण बनते हैं। उसी प्रकार से चिंता, हम जितना अधिक चिंता करते हैं उतना शरीर में टॉक्सिन्स अधिक बनते हैं। भाई जी, अभी आपने बताया कि क्या कारण होते हैं जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो अब ये भी बताइए कि अगर टॉक्सिन्स बन गए तो उनसे मतलब उन्हें क्लीन कैसे किया जाए, बॉडी को टॉक्सिन फ्री कैसे बनाया जाए? टॉक्सिन्स फ्री बनने के लिए भगवान ने शरीर को नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है। नेचुरल तरीके से शरीर अपने आप को क्लीन करते हैं जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं। तो सबसे पहला है, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं वो है आंखों के द्वारा, आंसुओं के रूप में। अगर आप बहुत चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं या भयभीत रहते हैं, तो आपके अंदर जब चिंता होती है, दुख होता है, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो आपकी आंखों से आंसू का रूप में बाहर आ जाते हैं। ये नेचुरल क्रिया है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं वो भाइयों के आता है, आप सुनते होंगे। फीमेल्स को बहुत कम होता है। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि फीमेल्स को अगर कोई भी दर्द या कोई भी बाधा हुआ तो वो रो के हल्का हो जाते हैं। शरीर के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स बने हैं वो आंखों के द्वारा, आंसुओं के द्वारा बाहर चले जाते हैं, जिससे वो टॉक्सिन फ्री हो जाते हैं। मगर सबसे ज्यादा मेल्स जो है अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा रहते हैं और विशेष हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव होता है। वो टॉक्सिन्स हार्ट में ब्लॉकेजेस उत्पन्न करते हैं। तो टॉक्सिन्स नेचुरल रूप से अगर हमें कोई भी दर्द होता है, बाधा होता है, हमें हल्का बोल के हल्का होना चाहिए। अगर हो सके तो आंसू भी अगर निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसुओं को जितना रोकेंगे उतना शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, एक बीमारी का कारण बनता है। तो ये नेचुरल क्रिया है शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स बाहर निकालने का। उसी प्रकार से कान के अंदर भी जो भी मैला जमा होता है वो वैक्स का रूप में शरीर अपने आप क्लीन करता है। जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, आप खाना खाते हो, शरीर के अंदर कोई भी क्रियाएं होती है, शरीर अपने आप सफाई करता रहता है, वो है किडनी के द्वारा। जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं वो किडनी नेचुरल रूप से यूरिन के द्वारा बाहर फेंक देती है। उसी प्रकार से
चौथा है शरीर के अंदर का टॉक्सिन्स पसीने के रूप में भी बाहर जाते हैं, इसलिए पसीने में आप कभी देखते हो कईयों का बहुत बदबू भी होता है, और पसीना जब आते देखते हो आपको नमक नमक जैसा सूखा भी लगता है। तो शरीर के अंदर जो सोडियम है और पोटेशियम है, जो कई चीजें हैं जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा है, वो शरीर बाहर फेंक देती हैं। टॉक्सिन्स ये पसीने के रूप में भी नेचुरल रूप से बाहर चले जाते हैं। पांचवा है शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स व्यर्थ पदार्थ बनते हैं वो मोशंस के रूप में भी बाहर चले जाते हैं। जो भी शरीर के अंदर व्यर्थ पदार्थ है, जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, वो सारे आपको मल के रूप में भी बाहर चले जाते हैं। ये 5 क्रियाओं के द्वारा नेचुरल रूप से शरीर की सफाई निरंतर होती रहती है। भाई जी, जैसे अभी आपने टॉक्सिन्स कितना बड़ा रीजन है हमें बीमार हम जो होते हैं उसके पीछे का बहुत क्लियर आपने समझाया। एक चीज और हमें बताइए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और क्या हम कर सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं कि हम जिससे पूरी तरह स्वस्थ रहें। जैसे शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 बातों पे हम अटेंशन रखना चाहिए। अगर ये 5 बातों पे आप अटेंशन रखेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, 90% बीमारियों से बचेंगे। सबसे पहला है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया। दूसरा है संपूर्ण सात्विक आहार। तीसरा है परहेज। चौथा है योगासन व्यायाम। पांचवा है मेडिटेशन। तो ये 5 बातों पर अगर हम अटेंशन देंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी जैसे हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे टिप्स हमें दे रहे हैं भाई जी। एक चीज और बताइए कि शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए क्या करें, प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे आपको बताया, सबसे पहला प्रक्रिया है शरीर को शुद्ध करना 5 बातों में। हम शरीर को शुद्ध करने के लिए 3 प्रोसेस है। एक है जल चिकित्सा। शरीर को शुद्ध करने के लिए जैसे आप कोई भी चीज क्लीन करना है तो आपको पानी चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से ये शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है, तो इसको भी आप पानी से शुद्ध कर सकते हो। दूसरा है ऑयल पुलिंग और तीसरा है फास्टिंग। तो उपवास को भी अगर हम सही ढंग से करेंगे तो हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहले जमाने में उपवास का दिन व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाते थे और कुछ ना कुछ डाइल्यूट चीजें पीते थे, मगर आजकल उपवास का दिन ही सबसे ज्यादा स्पेशल आइटम खाया जाता है। केवल सुबह हम नहीं खाते हैं, मगर दोपहर में अच्छे से पूरी और पुलाव या जो कुछ भी ऑयली चीजें हैं, मसालादार चीजें हैं, अच्छे से अच्छी हेवी चीजें उस दिन खाया जाता है। सुबह एक बार नाश्ता छोड़ा, मगर आपने 4-6 बार आप खाना खाएंगे, जितना कैलोरीज जाना चाहिए उससे ज्यादा कैलोरीज उस दिन जा रहा है। तो उपवास करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम हफ्ते में एक दिन भी पका हुआ खाना छोड़ देंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, दिन भर परमात्मा का चिंतन करें, नहीं है तो कम से कम दिन भर आप केवल नेचुरल चीजें खाइए, पका हुआ चीज नहीं खाएंगे, तो भी हम अपने आप को, शरीर को प्योर कर सकते हैं। मगर ये विधि में अंतर आ गया है। तो ये 3 विधियां है जो मुख्य रूप से शरीर को हम शुद्धिकरण करने का। भाई जी, अभी आपने बॉडी प्यूरिफिकेशन के 3 कारण, 3 जो मूल रूप बताए। सबसे पहला है जल चिकित्सा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जल चिकित्सा अर्थात हम पानी के द्वारा अपने आप को हम प्योर कैसे करें, तो उसके लिए पानी हम किस प्रकार से पिए, मैं एग्जाम्पल टाइम टेबल आपको बताता हूं। रात में सोने से पहले हमें 4 काम करने चाहिए। सबसे पहला है सोने से पहले यूरिन जाके आना है। अक्सर 90% लोग सोने से पहले यूरिन करके नहीं आते हैं, मगर ये बहुत जरूरी है। अगर हमें निरोगी रहना है, टॉक्सिन फ्री रखना है, तो सोने से पहले हमें हमेशा यूरिन करके आना चाहिए। दूसरा काम है आने के बाद शांति से एक चेयर में बैठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पी के हमें रेस्ट करना चाहिए। अक्सर लोग सोते समय कभी भी पानी नहीं पीते हैं, ना यूरिन करते हैं ना पानी पीते हैं। यही है बॉडी को शुद्धिकरण ना होने का कारण, टॉक्सिन्स बनने का कारण है। तो इसलिए रात में हमेशा हमें ये 2 काम करने चाहिए। तीसरा है शरीर को दिल से थैंक यू बोलिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको 5 मिनट के लिए अगर कोई सहयोग देता है, हेल्प करता है, जाते समय आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो। मगर ये शरीर सुबह से लेकर रात तक आपको हेल्प कर रहा है। सोते समय हम शरीर के अंदर एक शक्ति है जो यहाँ बैठ के ब्रेन के माध्यम में इस शरीर को चला रहे हैं। तो हमेशा हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, ये शरीर हमारा अच्छा सेवक है, तो इसको दिल से हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जितना आप शरीर को सोते समय आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर दिल से थैंक यू बोलेंगे, उतना शरीर आपका अच्छा मित्र बनेगा। तो ये शरीर को हेल्दी रखने का एक कारण है। चौथा है मेडिटेशन। सोते समय परमात्मा की किरणों के नीचे मैं परमात्मा के छत्र छाया में हूं, इस संकल्प के साथ आपको सोना चाहिए। परमात्मा का भी धन्यवाद और शरीर का भी धन्यवाद करनी चाहिए।
तो ये 4 बातें हैं जो हमें रात में सोने से पहले करना चाहिए। ये जल चिकित्सा के आधार है ये है रात में करने वाले काम। उसी प्रकार से सुबह उठते ही, जैसे मैं करता हूं, सुबह उठते ही 4 बजे से 5-10 मिनट पहले जब अलार्म होता है तो उठ जाते हैं। उठते ही सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करें, परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोले। दूसरा, उठते ही परमात्मा को धन्यवाद गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सबसे पहला काम करना है वो है यूरिन करके आना चाहिए, क्योंकि रात भर आपने 1 गिलास पानी पिया तो वो पानी जो है रात भर शरीर का सफाई किया है, तो इसलिए तो वो पानी आपको सबसे पहले निकाल देना चाहिए। रात में इसीलिए पानी पीना है क्योंकि रात में 90% लोग पानी नहीं पीते हैं, इसलिए बीमार पड़ते। क्यों? क्योंकि रात का समय जो होता है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 घंटे का जो टाइम होता है वो शरीर का क्लीनिंग का टाइम होता है। तो इस क्लीनिंग के टाइम पे हम शरीर में पानी रखते ही नहीं है। रात में हम खाना खाते हैं, साथ में थोड़ा सा दूध पीते हैं और सो जाते हैं। शरीर में पानी है ही नहीं और यूरिन भी आपने नहीं किया, जो पुराना पानी है वो पड़ा हुआ है। तो रात का जो 8 घंटा शरीर को क्लीन करने की समय है, उस समय आप शरीर में पानी नहीं डालेंगे तो शरीर कैसे क्लीनिंग होगा? तो इसलिए रात में जरूर पानी पी के सोना चाहिए। उसके बाद बाथरूम करके आके, जैसे मैं मेडिटेशन में बैठने के पहले ही 4 बजे 2 ग्लास पानी पीता हूं, गुनगुना पानी, शांति से बैठ के धीरे धीरे 1 ग्लास को 6 सिप में, एक 200 ग्लास 200 ग्राम 200 ml का पानी होता है, तो उसको 6 सिप में मैं पानी पीता हूं। 2 ग्लास पानी पी के मेडिटेशन में बैठता हूं। 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे आराम से मोशंस हो जाते हैं। मोशंस के लिए मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद मैं 6 बजे फिर से 1 ग्लास पानी पीता हूं, जिसमें उस पानी में, गुनगुना पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद डाल के वो ग्लास पानी पी लेता हूं। उसके बाद 8 बजे के बाद दोबारा और एक बार मोशंस जाता हूं, नेचुरल रूप में, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है मुझे। 8 बजे 2 टाइम मोशन हो जाता है। मैंने सुबह हो गया एक बार 5:30 बजे, आप 2 ग्लास पानी, एक बार नींबू पानी पिया, अपना दिनचर्या किया या जो कुछ भी काम किया, उसके बाद और एक बार मोशंस हो जाते हैं। तो सुबह सुबह 2 बार पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। एक बार कभी भी पेट साफ नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि हम खाते 3 बार है और जाते 1 बार है। यही बीमारियों का मूल कारण है। तो इसलिए इसका ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए। सुबह सुबह 2 बार पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। पेट अच्छे से साफ हुआ नहीं हुआ कैसे पता पड़ेगा? उसका निशानी है कि आपको सेकंड टाइम जब आप मोशन जाके आते हैं, बाथरूम से बाहर आते ही आपको भूख लगना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो पेट साफ नहीं है। तो 90% लोग जो कहते हैं ना, मुझे सुबह सुबह भूख नहीं है, भूख नहीं है, इसका मतलब है वो रात का खाना हजम नहीं हुआ या मोशन आपका क्लीन नहीं हुआ है। पेट अभी भी भारी पड़ा हुआ, कचरा अंदर पड़ा हुआ है, तो भूख कहां से लगेगा? तो इसलिए सुबह सुबह नेचुरल क्रिया से पानी, जो मैं आपको जिस प्रकार से पीने की प्रोसेस बताया, और इस प्रकार से पिएंगे तो सुबह सुबह बॉडी अच्छे से शरीर को साफ करेगा। इस प्रकार से सुबह सुबह कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पीनी चाहिए। नहीं है तो कम से कम 3 ग्लास पानी। उठते ही 2 ग्लास पानी, उसके मोशंस के बाद 1 ग्लास नींबू पानी, 3 ग्लास मिनिमम पानी। अगर पी सकते हैं तो 5 ग्लास प्रमाणित पीना चाहिए। ये एक ही है जो आपको बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इस प्रकार से आप पानी पिएंगे तो शरीर के अंदर के टॉक्सिन सारे चले जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल में बताता हूं। रात में आपने पानी पी के सो गया, सुबह उठते ही आप 4 बजे, जैसे मैं उठता हूं, सबसे पहले यूरिन को चेक करता हूं, तो 4 बजे वाला जो यूरिन होता है उसमें बदबू होता है और कलर भी होता है। और मैं 2 ग्लास पानी पी के, जब 4 बजे 2 ग्लास पानी पीता हूं तो 5 साढ़े 5 बजे जब मोशन और यूरिन होगा, तब यूरिन को देखता हूं, 50% कलर होगा, 50% स्मेल होता है। जब मैं 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे 1 ग्लास पानी पीता हूं, नींबू पानी, आपको 7-8 बजे जब यूरिन आएगा तो देखता हूं उसमें ना के बराबर कलर, ना के बराबर स्मेल होता है। तो 8 बजे मैं 1 ग्लास पानी पीता हूं, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे अब जब यूरिन आता है तो चेक करता हूं, यूरिन और पानी में कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी शरीर के अंदर के टॉक्सिन से वो बाहर चला गया। तो हम इससे चेक कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर हम अच्छे से पानी पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर की सफाई अच्छे से होगा। हम यही मेल काम जो हम नहीं करते, सुबह सुबह पानी, रात में ना पानी पीते हैं ना सुबह सुबह पानी पीते हैं, तो शरीर के अंदर की सफाई होगा कैसे? आपका शरीर साफ हुआ नहीं हुआ आपके यूरिन से आपको पता पड़ जाएगा। अगर आपका यूरिन साफ तो आपका शरीर के अंदर की टॉक्सिन साफ। तो जिसको स्वस्थ रहना है तो वो अपना चेकिंग करे अपना यूरिन का। जिसको स्वस्थ रहना है, यूरिन को कैसा रखे? पानी जैसा रखे।
यूरिन के अंदर ना बदबू होना चाहिए, ना कलर होना चाहिए। और इतना भी अटेंशन रखेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। मेन है पानी का रोल है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, जल चिकित्सा जिसे कह रहा हूं मैं, इसमें पानी का मेन रोल होता है कि पानी हमें उतना पीना है जितना आपका यूरिन पानी की तरह साफ हो। तो एक विषय पर अगर आप अटेंशन दिया, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होंगे। तो ये मूल कारण है बीमारी का, क्योंकि पानी आप कम पीते हो, शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा रहे, वही टॉक्सिन कहां ना कहां जमा होके बीमारी का रूप ले रहे हैं। उसी प्रकार से नाश्ता और दोपहर का बीच में, भोजन का बीच में कम से कम 1 से 2 ग्लास जरूर पानी पीना चाहिए। दोपहर का भोजन, शाम का चाय का बीच में 1 से 2 ग्लास पानी, और शाम का चाय और रात का भोजन के बीच में कम से कम 1 ग्लास पानी। अगर देखा जाए तो कम से कम 5 ग्लास पानी दिन में, और 5 ग्लास पानी सुबह, 5 नहीं तो कम से कम 3 ग्लास, है ना। सुबह अगर 3 ग्लास पानी पिया, दिन भर अगर 5 ग्लास पानी पिया, 8 ग्लास पानी हो गया। तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है शरीर को शुद्ध करने का। जैसे आपको घर का सफाई करना है तो एक बाल्टी में कम से कम आधी बाल्टी तो पानी रखेंगे, तभी तो पोछा लगा पाएंगे। उसी प्रकार से शरीर को भी टॉक्सिन फ्री करना है तो शरीर को कम से कम 8 ग्लास पानी चाहिए। भाई जी, अभी आपने इतने सुंदर तरीके से पानी की इंपॉर्टेंस हमारी एक दिनचर्या में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की। अब थोड़ा ये भी बताइए कि हम पानी जो पीते हैं किस विधि से पिए, किस तरीके से पिए? कभी भी पानी पीते हैं तो हमेशा हमें बैठ के पीना चाहिए। चेयर में बैठ के आराम से, सोफा में, चेयर में या कटिया पे, कहाँ भी बैठ के शांति से पानी पीना चाहिए। और पानी पीते समय धीरे धीरे एक सिप सिप लगाकर, एक एक गुट में, अगर 1 ग्लास पानी पिएंगे तो आपको 1 ग्लास पानी मुंह में लेना है, उसको मुंह के अंदर घुमाना है, तो मुंह के अंदर जो लार है उसको लेके अंदर भेजना है। ये एक मेडिसिन का काम करता है, आपके डाइजेशन पावर को बहुत अच्छा डेवलप करता है। तो इसलिए पानी पीने का सही तरीका है मुंह लगाकर पीना है, गुट गुट कर पीना है, एक एक गुट गुट लेके पीना है, और मुंह के अंदर घुमाते हुए पीना है। तो ये पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है, पानी हमेशा गुनगुना पिए। सुबह तो कंपलसरी, शाम को जब सूरज नहीं है इस धरती पे, हमेशा आपको गुनगुना पीना चाहिए। सूरज है तो उस समय नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ठंडी में आप 24 घंटा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। ये पानी पीने की विधि और कौन सी पानी पीना है। भाई जी, अभी आपने पानी के जो इम्पोर्टेंस होती है वो समझाई। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट चाय पीते हैं। क्या चाय वाकई हमें पीनी चाहिए? हमारे शरीर के लिए इतनी जरूरतमंद है क्या? सबसे पहले जो आजकल जो ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका कारण है खाली पेट चाय पीना। सुबह सुबह का शरीर का सफाई का टाइम होता है, जैसे मैं आपको बताया है, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, 8 बजे तक समझो, शरीर अपना क्लीनिंग करता रहता है। तो क्लीनिंग की टाइम पे शरीर को चाहिए पानी, और आप दे रहे हो चाय। तो ये चाय ही बहुत बीमारियों का कारण है। सुबह सुबह चाय, खाली पेट चाय पीने से आपका पेट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जो पेट का काम करने की क्रिया में डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसा आप चाय पीते हो तो पेट के अंदर एक कोटिंग लेयर बन जाता है, जो शरीर के अंदर जो केमिकल्स रिलीज करना है और उसको भी रिलीज, लिवर को रिलीज भी करने नहीं देते हैं। चाय के अंदर 10 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो शरीर को बिल्कुल नहीं चाहिए। चाय के अंदर पॉलीफोन बोल के केमिकल होता है, कैफीन, अमीनो एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। उसके अलावा और कई प्रकार की फ्लेवर्स ऐड किया जाता है चाय में। तो और उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें चाय में डाला जाता है। तो ये सारी जो है, शरीर को ये केमिकल्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुबह सुबह शरीर की सफाई का टाइम है, उस समय आप इतने प्रकार का केमिकल्स आप इसमें डाल रहे हो, तो ये जो है कई प्रकार की बीमारी का कारण बनते हैं। भाई जी, आपने अभी जैसे बताया चाय के बारे में, तो मुझे तो लगता है ये एक स्लो पॉइजन है। इसके और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? चाय पीने से मैं कह सकता हूं 50 प्रकार की बीमारियां आपको आती हैं। सबसे पहला, जो पेट के अंदर गैस बनता है, वो एसिडिटी जिसे कहेंगे, वो भी चाय पीने से आपको होता है। उसी प्रकार से कब्ज, जो शरीर के अंदर मोशंस आप लोगों को नहीं होता है, तो उसका भी कारण, क्योंकि पेट के मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, तो आपकी चाय पीने से आपकी कब्ज का शिकायत जो सबसे ज्यादा आजकल लोगों को है, वो चाय पीने से ही हो रहा है। लोग समझते हैं कि सुबह सुबह चाय क्यों पीते हैं, अगर कहते हैं तो लोग बोलते हैं भाई हम चाय नहीं पीते तो हमें मोशंस होता नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप चाय पीने से आपको मोशंस नहीं हो रहे हैं। आप गरम गरम जो पी रहे हो ना पानी, उसके अंदर जो पानी का तत्व है, गरम गरम जो आप पी रहे हो, उस कारण से आपको वो मोशंस हो रहे हैं। चाय उल्टा आपकी कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है, ये बात को हमें समझना है। उसके अलावा चाय पीने से आपको
रक्त अशुद्ध हो जाता है, आपकी जो ब्लड सेल्स है वो भी अशुद्ध हो जाते हैं, और ऐसे कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाता है, आपका आयरन भी कम हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, और कैंसर भी आपका चाय का एक कारण बनता है, डायबिटीज भी है, आपको नींद नहीं आती है क्योंकि चाय ऐसी केमिकल है जो आपको नींद को कम कर देते हैं, लिवर और किडनी भी डैमेज हो जाता है, और आपकी हार्ट की काम करने की क्षमता भी कम हो जाता है। तो इसलिए चाय हमें बीमारियों का मूल कारण है, स्लो पॉइजन है, इसे समझना है। चाय पीना है तो हमें नाश्ते के बाद पिए, कोई गैप में पिए, पर खाली पेट सुबह सुबह कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। जिसको चाय पीने की आदत है वो नाश्ते के बाद पिए, या दोपहर के भोजन के बाद, या शाम को, कभी भी पिए, मगर खाली पेट सुबह सुबह चाय नहीं पिएंगे। भाई जी, जैसा अभी आप चाय के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने खुद ही बताया कि बहुत सारे लोगों को चाय जब तक नहीं पिएंगे मोशंस नहीं होते। तो वो लोग जिनको चाय के बिना मोशंस नहीं होते, उन्हें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आप अगर पानी को, गर्म पानी को चाय जैसा, अगर बड़ा कप लीजिए, पानी गर्म करिए, चाय जैसा धीरे धीरे पी लीजिए, एक एक सिप सिप जैसे चाय धीरे धीरे, कम से कम अगर बड़ा कप है तो आप 10 से 15-20 सिप में आप पी पाएंगे। तो धीरे धीरे उसको पीजिए, एक तरीका है। दूसरा है उसमें लेमन डाल के पीजिए। तीसरा है उसमें शहद डाल के पीजिए। चौथा है हर्बल टी बना के पी सकते हैं, रामदेव बाबा का दिव्य उपयोग के नाम से एक आता है पैकेट। तो सुबह सुबह आप हर्बल्स डालिए शरीर में, तो वो सब जड़ी बूटियां है, आपके शरीर को क्लीन करेंगे, शरीर को ताकत देंगे, आपको शरीर का सफाई करेंगे, एनर्जी देंगे। और जो चाय है उसके अंदर जो केमिकल्स आपको बताया है वो सारे केमिकल शरीर को डैमेज करना, मेटाबॉलिज्म खराब करने वाली चीज है। तो आपको पीने की ही आदत है तो आप हर्बल टी पीजिए, रामदेव बाबा का दिव्य टी पीजिए, नहीं तो लेमन टी पीजिए। मगर चाय, दूध और शक्कर वाला कुछ भी, चाय पत्ती, दूध और शक्कर वाली चीज बिल्कुल नहीं लेना है। और पीने के साथ जैसा आपने गरम गरम कुछ पिया, उसके बाद थोड़ा सा पैदल कर लीजिए। आप जितना पैदल करेंगे, 10-15 मिनट भी अगर पैदल करेंगे तो भी आपको मोशंस हो जाएगा। माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए, सफाई करना है तो हो जाएगा। तीसरा है एक्यूप्रेशर मैट आता है, अगर आप पानी पी के थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, एक्यूप्रेशर मैट पे अगर थोड़ा सा पैदल करेंगे ना तो आपकी शरीर के सारे पॉइंट्स दब जाएंगे, तो उससे भी आंतों की सफाई अच्छे से हो जाएंगे। थोड़ा दिन आपको मेहनत लगेगा, तकलीफ होगा, मगर आपको इस आदत को मिटाना है अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो। भाई जी, जैसे अभी आपने बताया कि चाय का अल्टरनेट जो है गर्म पानी, लेमन या हनी या फिर हर्बल टी। एक बात बताइए, हर्बल टी होती क्या है? ये कैसे बना सकते हैं? तो इसके कंजम्पशन को कैसे कर सकते जैसे भी रामदेव बाबा का मैंने बताया, जड़ी बूटियों के द्वारा इसको हर्बल टी बोल सकते हैं। हैं? उसके अलावा घर में खुद भी आप बना सकते हैं हर्बल से। जैसे हर्बल्स में जिसमें आप लौंग है, दालचीनी है, गुड़ है, इलायची है, लेमन ग्रास है, ये सभी चीजों को मिला के भी आप बना सकते हैं। ना शुगर होगा, ना दूध होगा, ना चाय पत्ती होगा। इसके अलावा जो भी बाकी चीजें यूज करेंगे उसको हर्बल टी आप बोल सकते हैं। वो आपको शरीर को काम का है, सुबह सुबह पीना है तो आप वो पीजिए। तो भाई जी, जैसे हमने देखा है, हमेशा हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि गुड़ हमेशा सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में ही ये गर्म करता है। तो हर्बल टी क्या हम गुड़ वाली गर्मियों में भी पी सकते हैं? सुबह सुबह जब तक सूरज नहीं आया तब तक आप अपने आप को समझ सकते हैं कि मैं सर्दी का समय में ही हूँ। तो अच्छा। सूरज आने के बाद अगर गर्म और गुड़ गर्म अगर कहते हैं तो सूरज आने के बाद उसका इफेक्ट होगा। सूरज आने के पहले जैसे गर्म पानी ही पीना है आपको, उसी प्रकार से सूरज आने के पहले अगर आप लेमन टी गुड़ के साथ पीते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जी, आपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला आपने वाटर का बताया था, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा था ऑयल पुलिंग, इसके बारे में बताइए। ऑयल पुलिंग जो है, जैसे बॉडी को क्लीन करने के लिए वो वाटर के द्वारा क्लीन कर सकते हैं टॉक्सिन्स को, उसी प्रकार से ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी है। ये केरला में और कई विदेशों में भी कई प्रकार का रिसर्च किया गया है। तो ऑयल पुलिंग में क्या होता है, शुद्ध नारियल तेल, जो कंपनी वाला पैराशूट वाला केमिकल वाला नहीं, शुद्ध नारियल तेल जिसे कहते हैं कच्ची घानी का तेल। जैसे नारियल आप लेके जाओ, कच्ची घानी का तेल मिलता है, तो अब नारियल का शुद्ध तेल, उसको 1 चम्मच मुंह में रखना है, जीभ के ऊपर डालना है, उसको 10 मिनट तक मुंह में घुमाते रहना है। उससे शरीर के जो मुंह के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है वो शरीर के नीचे से लेके पूरा पेट से लेके दिमाग से लेके शरीर के हर अंगों नसों का द्वारा जितना भी टॉक्सिन्स है वो वहां इकट्ठा हो जाएंगे। तो 10 मिनट आप उसको मुंह में घुमा के आप फेंक देंगे, उसके बाद मुंह खुला कर लेंगे।
इस प्रकार पहले 2 मिनट शुरू करें, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, जितना लंबा समय आप रख सकते हो, जो मुंह आप मसल्स आपको दर्द ना हो, उतना समय उसको रखे, हिलाते रहे। ये सेकंड प्रोसेस, सबसे सहज प्रोसेस है बॉडी को डिटॉक्स करने का, वो है वाटर थेरेपी। ये सेकंड ऑप्शन है, ये हर कोई नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं करे, बहुत अच्छी बात है। भाई जी, अभी आपने 2 प्रोसेस बताए, एक तो वाटर प्यूरिफिकेशन से और एक है ऑयल पुलिंग से। तीसरा आपने बताया था फास्टिंग, उस पर भी थोड़ा-सा बताएँ? जिस दिन हम फास्टिंग रखेंगे, उस दिन शरीर के अंदर का सफाई अच्छे से होगा, क्योंकि आप खाना जित कंटिन्यू खा रहे हो, तो शरीर अपना सफाई कर ही नहीं पा रहा है। इस कारण से बीमारियां हो रही हैं। जैसे घर के अंदर आपको रेगुलर रूटीन काम ही इतना है, तो कोने कोने का आप अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वहां से कीड़े पैदा होंगे, गंदगी होगा, कीड़ा पैदा होगा। तो इसी प्रकार से इस शरीर का सफाई भी अच्छे से करना है, शरीर को अच्छे से डिटॉक्स करना है। एक तीसरा तरीका है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग अर्थात उस दिन कम से कम आप खाना खाए, और नेचुरल खाना खाए। उस दिन पका हुआ बिल्कुल ना खाए, ये सर्वोत्तम है। मगर आजकल जो फास्टिंग के तरीका बदल गए हैं, इस कारण से बीमार उल्टा ज्यादा पड़ रहे हैं। तो फास्टिंग का मतलब ही है आपको शरीर को थोड़ा रेस्ट देना। हफ्ते में 1 दिन हमें फास्टिंग करनी चाहिए, जिसमें सुबह, दोपहर, शाम को जितना हो सके नेचुरल चीज। सबसे अच्छा फास्टिंग के कई तरीके मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहला तरीका है, वो है सुबह सुबह आप दूध पी लो, दोपहर में कम से कम तेल मसालों वाला खाना खाओ, और शाम को फ्रूट्स खा लो। दूसरा तरीका है कि तीनों टाइम आप फल खाओ, 1 प्लेट भर के फल खाओ दोपहर में और शाम को, क्योंकि फल जो है जल्दी हजम हो जाता है, तो शरीर को सफाई का टाइम मिल जाता है। तो हम खाना जो खाते हैं, तो 6 घंटे से 12 घंटा लगता है पका हुआ खाना हजम होने में। उसी प्रकार से अगर आप फल खाते हो, तो 2 से 3 घंटे में हजम हो जाता है। तो उपवास का मतलब है कि शरीर को सफाई करने का टाइम देना, जिससे आपकी बॉडी में सफाई अच्छे से हो पाता है। ये दूसरा तरीका फलों के द्वारा। तीसरा है, जिनको और अच्छा उपवास करना है, वो रसों का उपवास कर सकते हैं। जैसे फलों का रस ले सकते हैं, सुबह आपने लिया, सब्जियों, कच्ची सब्जियों का रस ले लिया, दोपहर में फल का रस ले लिया, शाम को आपने दूध पी लिया। मतलब रस वाला कोई भी रसों से आप लिक्विड और रसों से आप फास्टिंग कर सकते हो। चौथा फास्टिंग है, जो बहुत बीमार है, अपने आप को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, वो लेमन हनी फास्टिंग कर सकते हैं। सुबह आपने लेमन हनी, जैसे 9 बजे आपने लेमन हनी पिया, उसके बाद में 3 घंटे के बाद 12 बजे आपने पिया, फिर शाम को 3 बजे, फिर रात 6 बजे, 7 बजे, ऐसे आपने आधी चम्मच नींबू, 2 चम्मच या 3 चम्मच हनी मिला के, अगर इस प्रकार से आप करेंगे, आपने लेमन और हनी लिया, वो आधा घंटे में हजम हो जाता है। तो बाकी 2-3 घंटा, आप 4 घंटे के बाद आप कुछ ले रहे हो, शरीर को 4 घंटा टाइम मिल रहा है। फिर आप थोड़ा लिया, आधा घंटे में हजम हुआ, और दिन भर में कम से कम आपको 12 घंटा, और रात भर का 12 घंटा, तो अगर ओवरऑल सारा मिला के आपको कम से कम 16 घंटा आप फास्टिंग हो जाता है उसमें, तो शरीर का अच्छे से सफाई होगा। तो ये फास्टिंग एक तीसरा तरीका है हमको बॉडी को अंदर का जो टॉक्सिन्स है उसे क्लीन करने का। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्लीन हुआ तो हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। भाई जी, जैसे अभी आपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 हमें टिप्स बताए थे। सबसे पहला था शुद्धिकरण, अभी दूसरा आपने बताया सात्विक आहार, ये क्या होता है? बीमारी का मूल 2 कारण होते हैं। कोई भी बीमार पड़ते हैं, उसका मूल 2 कारण होते हैं। वो है, सबसे पहला है बॉडी के अंदर का जहर, टॉक्सिन्स। अगर हम टॉक्सिन फ्री हो गया, हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम बीमार पड़ते हैं, तो उसका दूसरा कारण है आपका इम्यूनिटी पावर कम रहना। तो इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ाकर रखना है, तो उसका आधार है संपूर्ण आहार। अगर आप भोजन करते हो, अगर भोजन सही है, उसमें संपूर्ण आहार अगर आप खा रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार पड़ते हो, तब डॉक्टर कहते हैं कि आपका फलाना विटामिन कम हुआ, इसलिए आप बीमार पड़े हो। आहार सही ढंग से आपने नहीं खाया, जिससे विटामिन कम हुआ। विटामिन कम होने से आपका इम्यूनिटी पावर कम हुआ। इम्यूनिटी पावर कम होने से आपको रोग से लड़ने की ताकत आपका कम हो गया है। तो ये मूल कारण है। अगर आपको इम्यूनिटी पावर अच्छा रखना है, तो आपको संपूर्ण आहार खाना चाहिए। संपूर्ण आहार का डेफिनेशन क्या है? संपूर्ण आहार अर्थात जिस आहार में 5 चीजें होना चाहिए: विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो। ये 5 चीजें अगर आपके आहार में है, तो उसको संपूर्ण आहार कह सकते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं डेली, दाल, रोटी, सब्जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से,
विटामिन्स ना के बराबर है, मिनरल्स ना के बराबर है, फाइबर ना के बराबर है, जिस कारण से शरीर के अंदर बैलेंस नहीं है विटामिन्स और मिनरल्स का, तो हमारा इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो संपूर्ण आहार अर्थात ये 5 चीजें होना चाहिए। सबसे ज्यादा विटामिन्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं फ्रूट्स में, सबसे ज्यादा फाइबर होता है कच्ची सब्जियों में, सलाड जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं दालों में, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दाल, चावल और रोटी कह सकते हैं। जैसे दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स जो है रोटी और चावल में पाया जाता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या है, दाल है, रोटी है, चावल है और पकी हुई सब्जियां हैं। इसमें क्या है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहे हैं, ना फाइबर मिल रहा है, ना मिनरल्स मिल रहा है, ना विटामिन्स मिल रहा है। राइट। इस कारण से हमारी इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो ये 5 चीजों की बैलेंस रखने वाला अगर हमारा खाना हो तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, तो हम रोग से लड़ने की ताकत पाएंगे। हर किसी को जिनको इम्यूनिटी पावर अच्छा रखना है तो उनको हर किसी को सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स, भिगा हुआ ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। दूसरा, नाश्ते में बैठने के पहले या नाश्ते के साथ साथ कोई भी कट्टी फ्रूट्स खाएं, मौसम्बी, संतरा, कोई भी चीज जरूर खाएं, उसके बाद आप नाश्ता करें। उसी प्रकार से दोपहर में पहला प्लेट हो वो है कच्ची सब्जियां। पहले कम से कम आप कच्ची सब्जियां जैसे 2 खीरा, 1 टमाटर मिनिमम खाए, उसके बाद आप भोजन करें। उसी प्रकार से रात को कम से कम रोटी, कम से कम खाना खाए और पपीता जरूर खाएं। जिसको शूट होता है पपीता, वो जरूर रात को पपीता खाए। उससे जो आजकल सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये 6 चीजें जैसे मैं आपको बताया कि मेन है। आप रोटी, चावल, सब्जी तो खाते ही है, मगर हमें मिसिंग क्या चीज है वो ऐड करने की कोशिश करो। और अपने कहावत भी सुना होगा, सुबह सुबह आप नाश्ता राजा जैसा करो, दोपहर का भोजन साहूकार जैसा करो, रात का भोजन गरीब जैसा करो। मगर हम उल्टा करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा लोग बिजी होने के कारण से सुबह सुबह दूध पी लेते, 2 बिस्किट खा के, ब्रेड खा के चले जाते हैं, और दोपहर में रोटी चावल खाते हैं, और वो भी कई बार टाइम मिलता है तो करते, नहीं तो रात को आराम से आके 8, 9, 10 बजे भरपेट खाना खाते हैं। यही सारी बीमारियों का कारण है, क्योंकि रात में अग्नि शांत हो जाता है। उस समय आपने रात में खाना खाया तो रात भर पेट में सड़ता रहता है। सुबह जब सूरज आया उसके बाद वो हजम होना शुरू होता है, तब तक रात में कितनी सड़ के उसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स बनते हैं। तो लोग सबसे ज्यादा जो बीमार पड़ रहे हैं उसका यही कारण है, रात में अधिक खाना खाना। क्योंकि रात में 10 बजे के बाद डाइजेशन सिस्टम रुक जाता है, सफाई का सिस्टम शुरू होता है। तो आपने अगर रात को 10 बजे खाना खाया, वो सुबह 6 बजे तक पेट में पड़ा रहेगा, उसमें कोई भी प्रकार के मूवमेंट्स नहीं हो, कोई प्रकार डाइजेशन नहीं होगा। वो सुबह 6 बजे के बाद डाइजेशन शुरू। तो आजकल सुबह सुबह लोग बोलते हैं ना भूख नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि रात में आपने लेट खाया और रात भर खाना सड़ा हुआ है, और सुबह 6 बजे के बाद आपको 12-1 बजे क्यों भूख लगता है? क्योंकि सुबह 6 बजे वो हजम होना शुरू हुआ, तो आपको दोपहर के बाद ही भूख लग रहा है। इसलिए रात में कम से कम खाना खाए, और जरूर आप उसमें फ्रूट्स को जरूर शामिल करें। भाई जी, जैसा अभी हम खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो खाने भी 3 प्रकार के होते हैं, सतो, रजो और तमो, जो मैंने सुना है। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप सतो प्रधान खाना खाएंगे तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। रजो प्रधान खाएंगे 50% स्वस्थ रहेंगे। तमो प्रधान खाना खाएंगे तो 20% ही स्वस्थ रह पाएंगे आप। तो सतो प्रधान खाना है क्या? सतो प्रधान खाना अर्थात जिस खाने में जीवन शक्ति है। हम जो खाना, पका हुआ खाना खा रहे हैं वो डेड फूड है, उसमें जीवन शक्ति नहीं, शक्ति है। शक्ति और जीवन शक्ति में अंतर है। जीवन शक्ति किसमें है? सतो प्रधान खाना में होता है। सतो प्रधान खाना क्या है? सतो प्रधान खाना अर्थात अंकुरित, ये सतो प्रधान खाना है। अंकुरित मूंग है, कोई भी अंकुरित है, उसमें जीवन शक्ति है। एक नया पेड़ को उगाने का शक्ति है उसमें, उसको जीवन शक्ति कहते हैं, लाइफ फोर्स, एनर्जी। तो वो है सतो प्रधान खाना। दूसरा है फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, ये सब सतो प्रधान खाना है। रजो प्रधान खाना अर्थात बॉइल्ड फूड और कुकड फूड। तमो प्रधान खाना अर्थात इसमें अधिक मसाला, अधिक तेल, सब कुछ अधिक मात्रा में है, वो तमो प्रधान खाना हो जाता है। तो दूसरा, नॉनवेज को भी तमो प्रधान खाना कह सकते हैं। जो सतो प्रधान खाना ज्यादा खाएंगे वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, और जो रजो प्रधान खाएंगे 50%, जो तमो प्रधान खाएंगे 20% ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये 3 चीजें हैं, हमें खाने का ऊपर अटेंशन देना चाहिए। लाइव फूड ज्यादा खाओ। आपको जिंदा रहना है,
आप कई लोग देखो जिंदा तो है मगर बीमारियों से घिरा हुआ है, वो मरा हुआ है तो जीवन है। तो आपको हमेशा जिंदा रहना है और स्वस्थ रहना है, दोनों एक साथ अगर चलना है तो आप सत्व प्रधान खाना ज्यादा खाइए, अर्थात अंकुरित फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां, तो भगवान ने जो नेचुरल रूप से जो दिया है उसको ज्यादा खाना खाइए। और ये फूड जो है पका हुआ फूड कम करिए। तीसरा है डेड फूड। डेड फूड किसे कहते हैं? जो फैक्ट्री फूड है। फैक्ट्री फूड में कुछ भी, फैक्ट्री वो प्रोडक्ट है, फूड नहीं है, तो इसलिए वो फैक्ट्री फूड में जीवन शक्ति कुछ भी नहीं है। भाई जी, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया पानी कितना इम्पोर्टेंट है, पानी पीने की विधि क्या होती है, फिर आपने बताया कि भोजन कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। तो क्या भोजन करने की भी कोई विधि होती है? जरूर होती है। भूख लगने पर ही खाना खाए। बिना भूख का हम खाना खाएंगे तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, शरीर में टॉक्सिन्स बनेगा। अगर आपको टाइम टू टाइम खाना खाना है तो नाश्ता इतना करो जो आपको दोपहर में भूख लगे, दोपहर में इतना खाओ जो शाम को चाय का भूख लगे, शाम को इतना ही चाय टोली लो जो आपको रात को भूख लगे। तो ये सबसे पहला है, बिना भूख का खाना नहीं खाना है। दूसरा है प्रसन्न मन के साथ खाना खाओ। टेंशन में आपको खाना कभी नहीं खाना चाहिए। अगर टेंशन में आप खाना खाएंगे तो भी आपको टॉक्सिन्स बनेगा, हजम अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक साथ कई प्रकार की खाना नहीं खाना चाहिए, एक साथ केवल 2 प्रकार की खाना खाना चाहिए। अगर आपने रोटी खाया, रोटी के साथ दाल और सब्जी, बस। चावल भी लो, पुलाव भी लो, पकौड़ा भी लो, ऐसा नहीं। एक टाइम 2 से 3 प्रकार का अगर हम खाना खाएंगे, खाद्य मतलब कोई भी पदार्थ है, 2 से 3 प्रकार से ज्यादा नहीं। जैसा शादियों में लोग जाते हैं 15-20 प्रकार का है, सब जरूर खाएंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, फ्री मिला है, तो इस प्रकार से हमें कभी भी नहीं खाना है। एक टाइम पे हमारे शरीर में 2 से 3 वैरायटी पका हुआ चीज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खाना खाते समय चबा चबा कर खाना चाहिए। अक्सर लोग एक रोटी मुंह में डाल दिया, 5-6 बार चबा दिया, अंदर डाल देते हैं, जिससे डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। कम से कम अगर मुंह में आपने कोई भी निवाला डाला, उसको 15 से 16 बार, हो सके तो 20 से 26 बार, जैसे बोलते हैं 32 दांत है तो 32 बार चबाना चाहिए। तो 32 बार तो नहीं, कम से कम 20-25 बार तो चबाओ, क्योंकि दांत कहाँ है? मुंह में है, पेट में दांत नहीं है, आंतों में दांत नहीं है, इसलिए चबाने का काम उसी को करना है। मगर हम चबाने का काम किसको देते हैं? पेट को देते हैं, जिस कारण से हमारा डाइजेशन पावर कम होता है। इसलिए चबा चबा कर खाना खाना है, इसके साथ लार भी अच्छे से उसमें मिक्स होके अंदर जाएगा। जैसा आप ग्राइंडर में ग्राइंड करते हो, उसी प्रकार से सारा ग्राइंडिंग यहाँ ही होना चाहिए, वहां केवल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पेट में। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आधा काम, आधा यहाँ चबा देते हैं, पेट में डाल देते हैं, तो उसको ग्राइंडिंग करने का भी काम हम पेट को देते हैं। पेट को केवल डिस्ट्रीब्यूशन का काम दो, ग्राइंडिंग करने का काम नहीं दो। शांत चित्त होकर खाना खाए, परमात्मा को याद करके, भगवान को याद करके, भगवान का धन्यवाद करके खाना खाए, और टीवी देखते हुए कभी नहीं खाए। आधा 90% लोग आज खाना खाते हैं तो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, जिस कारण से क्या खा रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है। ये भी इंडाइजेशन का कारण बनता है, इसलिए कभी भी टीवी देखते हुए खाना ना खाए। भाई जी, आपने 2 बातों पर हमारी अटेंशन करवाई, एक तो प्योर खाना और एक है सात्विक जो भोजन है उस तरीके से। तो हमें किन बातों से परहेज करना चाहिए? परहेज में मुख्य है रिफाइन ऑयल, और दूसरा है सॉल्ट, तीसरा है स्पाइसी फूड, चौथा है शुगर, पांचवा है मैदा, छठा है फैक्ट्री फूड, और सातवां है नॉनवेज। ये सातों चीजों को हम जितना हो सके परहेज करना चाहिए। तो आजकल जो सबसे ज्यादा जो लोग बीमार पड़ रहे हैं व्हाइट प्रोडक्ट के कारण से, जिसे व्हाइट पॉइजन जिसे कहते हैं, वो है नमक, शुगर और मैदा। ये 3 मेन जो व्हाइट पॉइजन है, इसे चौथा कहे, और घी और दूध। वो घी और दूध एक्सक्यूज भी है, मगर ये 3 चीजें एक्सक्यूज नहीं है। नमक, शुगर और मैदा जितना ज्यादा खाएंगे उतना आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे। भाई जी, जैसे अभी आपने परहेज में ये 7 चीजें बताई, आपने रिफाइंड ऑयल का नाम लिया। अब हम पराठे खाएं या सब्जी खाएं तो तेल के बिना तो बनेगी नहीं, रिफाइंड में ही बनती है। रिफाइंड पर फिर हम कैसे परहेज करें फिर? तो सबसे ज्यादा आजकल जो बीमारियां आ रहे हैं, कैंसर जैसी मेन बीमारियां भी जो भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक भी जो भी आ रहे, सारी बीमारियों का कारण है रिफाइन ऑयल। जितना रिफाइन ऑयल ज्यादा यूज करेंगे, जिस घर में जितना रिफाइन ऑयल ज्यादा होगा उतना बीमार ज्यादा होंगे। पहले जमाने में आप देखिए, अगर 200-300 साल की हिस्ट्री भी देखा जाए, इंडिया में रिफाइन ऑयल फैक्ट्रीज ही नहीं थे। मुझे याद है मेरा बचपन में भी नानी जो खाना बनाती थी
वो कोई भी खाना बनाया उसमें केवल घी यूज होता था, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देती तो ऊपर से खाना बन जाता था। सब्जी भी बनाया मटके में, सारी सब्जियां जो भी 3-4 प्रकार की सब्जियां उसमें डाल देती थी, मटके में पकाते थे ने, और उसमें थोड़ा सा मसाला ऊपर से डाल दिया, घी भी ऊपर से डाल देती थी। खाना निकालने के बाद या पूरा खाना बनने के बाद ऊपर से घी डाल दिया, हो गया। और आजकल हम रिफाइंड में सब कुछ बना रहे हैं, तो यही सारी बीमारियों का कारण है। रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना है? रिफाइंड ऑयल जो बनता है ना, हाई टेम्परेचर में बनाया जाता है, एक है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल में कई प्रकार के केमिकल्स मिलाया जाता है। जितना ज्यादा रिफाइन उतना ज्यादा केमिकल्स। तो कोई भी रिफाइंड ऑयल बनता है 5 प्रोसेस में, एक आपको कोई नहीं बताएंगे, 5 प्रोसेस में गुजरता है। ये रिफाइंड ऑयल के कारण से ही आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, स्किन डिसीजेस है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स के कारण है रिफाइंड ऑयल। जैसे मूंगफली का तेल है, मूंगफली का 1 केजी मूंगफली मार्केट में 120 रुपए तक होता है। अगर आप तेल जब खरीदने जाते हो तो 1 बॉटल तेल आपको 120 रुपए में मिल रहा है। आपको 1 लीटर तेल, मूंगफली तेल निकालना है तो कम से कम 3 केजी आपको मूंगफली चाहिए। तो मतलब उसका रेट कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। मगर आपको 150 में मिल रहा है, 120 में मिल रहा है। कंपनी वालों को 60 रुपए में पड़ता है, तब जाकर वो 120 में बेच सकता है। आप खुद निकालेंगे तो 360 रुपए पड़ता है आप कच्ची घानी का तेल। आप जाके मशीन में निकालिए, 3 केजी मूंगफली देंगे तो 1 केजी आपको तेल निकाल के देगा। कंपनी वाले 120 में बेच रहे, मतलब उसको 60 में पड़ रहा है। मतलब 360 का तेल और 60 रुपए में आपको बना रहा है, और 60 रुपए कमाई कर रहा है। तो कितना दूषित है आप समझ सकते हैं। 1 लीटर तेल अगर मूंगफली तेल है तो उसमें ओरिजिनल तेल केवल 10 to 20% मूंगफली तेल होगा, बाकी सब केमिकल्स होगा। हम वो केमिकल्स खा रहे हैं, तेल खा ही नहीं रहे। रिफाइंड ऑयल अर्थात जहर है, वो ऑयल है ही नहीं। कोई भी कंपनी का तेल हो, वो तेल है ही नहीं। कच्ची घानी का तेल जो आप खुद निकालते हो उसमें ही सही तेल है। कुकिंग ऑयल 5 प्रोसेस में गुजरता है। सबसे पहला है डीगमिंग, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है विंटराइजेशन, 5वां है डीऑडराइजेशन। तो ये 5 प्रोसेस से हर कोई कंपनी जो भी रिफाइंड तेल आपको बेच रहे हैं वो सारे ये 5 प्रोसेस में गुजारते हैं। तो डीगमिंग अर्थात डीगमिंग में क्या होता है, हेक्साइन बोल के केमिकल मिक्स करते हैं। तो हेक्साइन ये जो केमिकल है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो रॉ क्रूड ऑयल होता है उसमें से ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस सब कुछ निकालने के बाद जो बचता है, कोई काम का नहीं होता है, वो है हेक्साइन। जो ऑयल निकालने वाले कंपनी वाले वो कुक्ड ऑयल कंपनी वालों को बेचते हैं, वो कोई काम का नहीं है, उनको सब कुछ वो लोग निकाल लिया और कुछ भी नहीं। तेल का तत्व हल्का सा है, जो जिसे चिपचिपापन जिसे कहते हैं वो है, और कुछ नहीं है। वो हेक्साइन ऑयल 10 रुपए के लीटर के हिसाब से, 5 रुपए के लीटर के हिसाब से कुक्ड ऑयल कंपनीज को दे रहे हैं। तो वो लोग इस बीज में उसको, जो भी आपको मूंगफली निकालना है तो मूंगफली को हेक्साइन ऑयल में डुबो के रखते हैं, उसके साथ उसको ग्राइंड करके निकाल देते हैं, तो उसमें हेक्साइन ऑयल साथ में आ जाता है। तो हेक्साइन जो है बहुत बीमारियों का कारण है, हार्ट अटैक, कैंसर से कई बीमारियों का कारण है हेक्साइन है। ये बहुत डेंजरस है, जो हमें जहर के रूप में कंपनी वाले परोस रहे हैं। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें जो उसका स्टिकनेस जो होता है, जो मोटापन जो होता है, उसको कम करते हैं। आप देखिए, अगर आप खुद कच्ची घानी का तेल निकालिए कितना मोटा होता है, हेवी होता है, भारी होता है। और आपकी कंपनी का तेल बहुत हल्का होता है, बोलते हैं बहुत हल्का तेल है, बहुत हल्का तेल है बोल के बोलते हैं। वो हल्का नहीं है, आपको बहुत सारी बीमारियों से वो बढ़ा रहे हो। वो हम हल्का तेल खा के बीमारियां कम होते हैं बोलते, बीमारी उसी से ज्यादा होते हैं, ये हमें पता नहीं है। ये न्यूट्रलाइजेशन में फास्फोरस एसिड मिलाया जाता है, जिससे वो तेल जो है पतला हो जाता है। तीसरा है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में कॉस्टिक सोडा मिक्स किया जाता है। तो ये कॉस्टिक सोडा जो है, जो आप कपड़ा धुलाई करने के लिए यूज करते हैं, तो कई चीजों के लिए कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है, तो कॉस्टिक सोडा उसमें मिक्स करते हैं। चौथा है विंटराइजेशन। उसमें एथेनॉल बोल के एक केमिकल मिलाया जाता है, वो बहुत डेंजरस है। 5वां है डीऑडराइजेशन। तो ये डीऑडराइजेशन में कई प्रकार का आर्टिफिशियल मिनरल्स ऐड किया जाता है। एक्चुअली जो रिफाइंड ऑयल है उसमें कुछ भी नहीं है। रिफाइंड ऑयल में ना प्रोटीन से, ना मिनरल से, ना एंजाइम से, ना कार्बोहाइड्रेट से, तो जहर के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए आपको तेल यूज करना है तो कच्ची घानी का तेल यूज करिए, कोई भी कंपनी का रिफाइंड तेल यूज नहीं करना है। भाई जी, जैसा अभी आप परहेज के बारे में बता रहे हैं, तो आपने बताया कि रिफाइंड एक जहर है जो हमें परहेज करना चाहिए। नमक और जो सफेद जैसे मैदा, चीनी, इन सबसे परहेज करना चाहिए। तो और हमें ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे हमारा मतलब हेल्थ को नुकसान ना हो? मेन है आपको जो बताया रिफाइंड ऑयल, उससे दूर रहें। दूसरा है नमक। नमक आपको यूज करना है तो काला नमक यूज करे, सेंधा नमक यूज करे, समुद्री नमक यूज करे, ना कि आयोडाइज नमक यूज करे। जो कंपनी का नमक होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल्स ऐड करते हैं, उसको पतला होने के लिए, स्मूथ होने के लिए। और दूसरा है शक्कर। जितना हो सके सफेद शक्कर की जगह गुड़ यूज करिए। और शुगर, एक्चुअली सफेद शुगर में मीठापन है, साथ में बहुत सारे केमिकल्स भी ऐड। ये कई बीमारियों का कारण बनता है, हार्ट अटैक का भी कारण बनता है, डायबिटीज का भी कारण बनता है। तो आपको सफेद शुगर की जगह जितना हो सके लाल गुड़, सफेद गुड़ नहीं, जो भी सफेद गुड़ है उसमें भी ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। जितना हो सके लाल गुड़, अर्थात जो आपको हल्का काला कलर, लाल कलर के बीच में जो गुड़ होता है, ओरिजिनल गुड़, वो यूज करने की कोशिश करें। सफेद शक्कर से जितना हो सके बचें। भाई जी, अभी आपने स्वस्थ रहने की जो 5 टिप्स बताई, एक बार इनको फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर उनसे कुछ मिस हुआ है तो आज ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं होना चाहिए और हर किसी को हेल्दी रहना चाहिए। तो प्लीज एक बार वो पांचों पॉइंट्स पर फिर से हमारी रिवाइज कीजिए। जो हमने हमेशा स्वस्थ रखने के लिए 5 बातें बताया, उसमें सबसे पहला है शुद्धिकरण। शरीर को हम पानी के द्वारा, ऑयल पुलिंग के द्वारा, हम बॉडी को उपवास के द्वारा, ये तीनों के द्वारा शरीर को डिटॉक्स करें। दूसरा है संपूर्ण आहार शरीर को दे। इसमें 5 बातें जो आपको बताया, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, ये 5 चीजों जो है वो खाना हम जरूर खाना चाहिए, जिससे हमको संपूर्ण आहार मिलेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, हम निरोगी रह सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा है परहेज। कौन कौन सी चीजें परहेज करना चाहिए? विशेष रूप से हमें रिफाइंड ऑयल, नमक और शुगर, इससे परहेज करें। चौथा है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम जरूर करें, पैदल जरूर करें। पांचवा है मेडिटेशन। तो ये 5 बातों को ऊपर अगर हम अटेंशन देंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। आशा है कि ये जो आपको 5 बातों बताया मैंने, ये 5 बातों को मैं पिछले 15-20 साल से प्रैक्टिकल से करके देख रहा हूं, जिससे मैं हमेशा स्वस्थ हूं। तो मेरा यही शुभ आश है, आप सभी भी इन बातों को अटेंशन रखें, सदा स्वस्थ रहे और निरोगी रहे और आपके जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करे, यही मेरा शुभ आश है। भाई जी, आज आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट जो हेल्थ से रिलेटेड बातें थी बताई, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज की डेट में ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं और किसी ना बड़ी जो बीमारियां हैं उससे शरीर छोड़ रहे हैं। अगर आपकी बताई हम जो टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है और आपकी बातों को फॉलो करता है तो 100% हेल्दी लाइफ उसकी बन जाएगी। भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।